ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन दिस अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो भी जितनी भी चीजें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं या आपकी ये साइस्मिक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बेसिक से डेफिनेशंस हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्राइक एंड फॉल्ट तक कवर हो गया था। उसके बाद जो आता था वो आपका साइस्मिक टर्मिनोलॉजी है। इसमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स होंगे जिनकी डेफिनेशन होगी, जो आगे चल के आपको यही सारी चीजों में आप लोग बात करोगे। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी पार्ट शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला जो टर्म है वो आपको यहाँ पर गिवन है। दिस इज कॉल्ड साइस्मोलॉजी। साइस्मोलॉजी देखिए क्या है, आपको पता है किसी भी वर्ड के आगे लॉजी लग जाता है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लॉजी मीन्स द स्टडी टू समथिंग, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना, किसी भी चीज को पढ़ना, वही आके लॉगोस से बना हुआ है लॉजी। तो ये लॉजी तो बहुत ही ठीक है, हर किसी भी स्टडी के आगे लग जाए तो उसकी मीन्स यू हैव टू स्टडी, आपकी उसको पढ़ाई करनी है, उसका अध्ययन करना है। साइस्मिक इज व्हाट, साइस्मिक इज रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इन विच वेव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस। मतलब एक तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, उसकी स्टडी को बोलते हैं साइस्मिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये साइस्मिक एनालिसिस क्यों, क्योंकि ये तरंगे आगे चल के भूकंप का कारण बनती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइस्मिक वेव्स, और इसकी स्टडी जो होती है इसको बोलते हैं साइस्मोलॉजी। अगर आप हिंदी में समझो तो ऐसे है कि भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइस्मोलॉजी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टेक्टोनिक प्लेट्स। कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं वो सारे के सारे किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट्स पर हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक वो उतनी गहराई की एक प्लेट होती है। प्लेट क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मिट्टी से पूरा बना होता है, जिसमें कि क्रस्ट आपकी इंक्लूड होती है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, इन दोनों की जो पूरी कंप्लीट गहराई होती है उसको बोलते हो आप टेक्टोनिक प्लेट्स। तो आपको मैंने बताया कल भी प्रीवियस क्लास में कि इस तरीके की जो मेजर, जो बड़ी बड़ी मुख्य 7 प्लेटें हैं जो कि आपके कंप्लीट विश्व भर को फॉर्म करती हैं। सारे के सारे कॉन्टिनेंट इन्हीं सारी प्लेटों पर ही हैं और यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने कल ये भी बताया कि ये धीरे धीरे गति कर रही हैं, और गति करने का क्या कारण था वो आपको क्लियर था कि ये सारी की सारी पिघले हुए द्रव अवस्था में जो कि लावा है आपका मैग्मा, वो मेंटल में पाया जाता है, उसके ऊपर ये हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स उसके ऊपर पाई जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे लावा में करंट्स आते हैं उबलते हुए पानी के जैसे, उसी तरीके से उस लावा में करंट आते हैं, जिसके चलते ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक साथ मूव कर रही है। तो इन्हीं को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मोटाई है जो हम लोग को ध्यान में रखनी है वो आप याद रखिए, क्रस्ट ऊपर का जो पपड़ी है वो परपटी जिसको बोलते हो, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी हिस्सा कुछ होगा तो उसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट टेक्टोनिक प्लेट। इस तरह की मैंने आपको बोला 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है अपने पास। अगली डेफिनेशन जो आती है दैट इज कॉल्ड सबडक्शन जोन। दिस इज व्हाट कॉल्ड सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन, यहां पर ये चीज देखें, सबडक्शन जोन यहां पे लिखा हुआ है साइड में। सबडक्शन जोन इज व्हाट, यस, मैंने आपको कल बताया था, यहां डायग्राम में देखें कि 2 प्लेट्स हैं ऐसे, या कोई एक ऐसे प्लेट, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट 1 है और ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट 2 है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट 2 है, ये दोनों आपस में मूव कर रही हैं, रिलेटिव मोशन है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सापेक्ष गति है, मतलब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ मूव कर रही है, उनके बीच में कुछ ना कुछ गति हो रही है। तो ये मोशन जो है जिस जगह पर होता है जहां पर एक प्लेट, ऐसा संभव है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाए या फिर कोई दूसरी प्लेट आपस में टकरा जाए, और इसी में जब एक प्लेट ऊपर जाएगी तो दूसरी वाली ऑब्वियस है वो उसके नीचे घुस जाएगी या उसके नीचे अंदर चली जाएगी। सो ये जहां पर भी जो एरिया होता है, ये कंप्लीट एरिया जहां पर एक प्लेट सरक करके दूसरी प्लेट के नीचे या ऊपर या आपस में जाकर टकरा जाती है, तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को आप बोलते हो सबडक्शन जोन। इसी जोन को आप बोलते हो सबडक्शन जोन। तो ये आपका है सबडक्शन जोन का डेफिनेशन, कि सबडक्शन जोन एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जहां पर 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं और उसके एक प्लेट ऊपर चली जाएगी या फिर एक प्लेट नीचे चली जाएगी, या ऐसा भी संभव है दोनों प्लेटें आपस में टकराए और बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा निकले। तो ये जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र को बोलते हो आप सबडक्शन जोन, ठीक है। ये बात क्लियर है।
सबको समझ आ रहा है? प्लीज एक कोई अभी रिस्पॉन्ड कर दो, बिकॉज कनेक्शन होने के बाद यस कोई सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी देखिए फोकस और हाइपोसेंटर, अगला बात आता है आपका फोकस और हाइपोसेंटर। यहां पर देखने की कोशिश करें। सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है जो कि जमीन का तल होता है जिस पर हम लोग रहते हैं। ये है इतनी डेप्थ पे जहां पे ये प्लेटें टकराई हैं आपस में, इस जगह कहीं ना कहीं कुछ प्लेटें ऐसे होंगी, ये सपोज यहां पर टकराई, तो क्या हुआ, इस जगह पर प्लेट टकराने से इसी पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हुई, यहीं पर तमाम सारी एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी ही वेव के फॉर्म में ऊपर आती है, ये ऐसे सरफेस पे, ठीक है। ये तरंग का रूप लेकर के ये एनर्जी ऊपर आती है, सरफेस पे आ जाती है। ये आपका अर्थ सरफेस है, यहां पर आपको डायग्राम में क्लियर है। अभी ये जो पॉइंट है, मतलब वो बिंदु धरती में, धरती के नीचे वो बिंदु जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और उनके टकराव के चलते बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसी पॉइंट को आप बोलते हो फोकस या फिर हाइपोसेंटर। इसको बोलते हो फोकस या हाइपोसेंटर, और इसी को हिंदी में नाम दिया जाता है उद्गम केंद्र। इसको बोलते हो हाइपोसेंटर, फोकस, और इसी को हिंदी में नाम देते हैं उद्गम केंद्र। याद रखें, फोकस या हाइपोसेंटर जो होता है वो धरती के नीचे होता है, जहां पर प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, या कोई ऐसा जरूरी नहीं कि प्लेट टकराने से, यह मैंने आपको कॉजेज में ये भी बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ज्वालामुखी फटने से, दूसरा बताया था कि बहुत अगर वाटर कॉलम आप खड़ा कर देते हो, रिजर्वायर बना देते हो, बांध बना देते हो, तो उसके कंपन से किसी भी प्लेट में किसी भी जगह पर अगर जहां से तरंग निकलना शुरू कर देती है, जहां पर ऊर्जा रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसी पॉइंट पे आप बोलते हो कि दिस पॉइंट इज द फोकस और हाइपोसेंटर। उसी को बोलते हो भूकंप का उद्गम केंद्र, वही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उद्गम केंद्र हमेशा जमीन के नीचे होता है। अगला डेफिनेशन जो आप देख रहे हो, हमने इधर कॉलम एक बना रखा है, हाइपोसेंटर क्लियर हो गया। अब आता है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है? ये जो पॉइंट, जो ऊर्जा जमीन के नीचे से निकली थी, वो सीधे जाकर के सरफेस पे जाएगी। सबसे पहले वो तरंग के फॉर्म में, तरंग का आकार, तरंग का रूप लेकर के वो सतह पर आएगी, धरती की सतह पर आएगी, और ये जो बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला डिस्टेंस, मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस, सबसे कम दूरी जो होगी वो इस बिंदु से ये लंबवत दूरी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस उद्गम केंद्र से और आपके धरती वाली जो सतह है उसका, ये अभी मैं आपको इसको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो आपका सरफेस पे जो पॉइंट है इसको आप बोलते हो एपीसेंटर। ये बात याद रखें, हाइपोसेंटर आपका धरती के नीचे होता है, अर्थ सरफेस के नीचे होता है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और आपका एपीसेंटर वो पॉइंट होता है जो कि हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर, ठीक लंबवत बिंदु होता है। आप देखें, फोकस के बिल्कुल सीधे ऊपर आप परपेंडिकुलर खींच दोगे तो जो आपको सतह पर बिंदु मिल जाएगा वही एपीसेंटर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्र, इसी को बोलते हैं उत्केंद्र। एपीसेंटर आपका सरफेस पर पाया जाने वाला पॉइंट है, और हाइपोसेंटर आपका धरती के अंदर, सरफेस के अंदर पाया जाने वाला पॉइंट है। दोनों ही बिंदु एक ही रेखा की सीध में होते हैं, जिससे उन दोनों के बीच का जो दूरी होती है वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस होता है। ये आपका हो गया एपीसेंटर। क्लियर है बात है सभी को? यस सर। ओके, चलिए दूसरी बात, अब यहां पर अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वो आपको ये बताया गया है, व्हाट इज दैट? फोकस डेप्थ। यस, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस फोकस डेप्थ। कुछ नहीं, फोकस डेप्थ, अब आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ चुके हैं, अब आगे से आप खुद भी चीजों को बेहतर समझ पाओगे। फोकस डेप्थ इज नथिंग, ये जो एपीसेंटर से और हाइपोसेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को आप बोलते हो फोकस डेप्थ। ये जो वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी। वर्टिकल डिस्टेंस आप ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखो तो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हाइपोसेंटर टू द एपीसेंटर,
मतलब जहां से ऊर्जा रिलीज हुई थी वो बिंदु, और आपके सतह का जो बिंदु है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, जो कि मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम जो दूरी थी, उसी दूरी को आप बोलते हो फोकस डेप्थ। इसकी को हिंदी में बोलते हैं फोकस गहराई भी। ओके, ये बात क्लियर है? चलिए अभी यहां पर अगला एक पॉइंट लेते हैं। ये अगले पॉइंट में क्या है, सपोज आपके पास ये अर्थ सरफेस था, ये आपका एपीसेंटर था। एपीसेंटर वो पॉइंट जहां पर सबसे पहले सरफेस पे जो परपेंडिकुलर पॉइंट मिला वो एपीसेंटर हुआ। सपोज आपने भूकंप के मापन के लिए यहां पर कोई एक स्टेशन बना रखा है, इस जगह पर आपने कोई स्टेशन बना रखा है जहां से भूकंप की तरंगें जो आती हैं उनके अध्ययन के लिए, और जो ये पेपर्स में निकलते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था, इतने रिक्टर स्केल पर इसका जो वो परिमाप था वो इतना था, 8 मैग्नीट्यूड। तो इन सब चीजों का मापन के लिए आप जगह जगह पर स्टेशंस बनाए जाते हैं जिसको साइस्मिक स्टेशंस बोलते हैं, और यहीं से इनका मापन किया जाता है। तो ये डिस्टेंस अब देखें सर जी, यस यस कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक जो है आदित्य प्रकाश आर्या का जो है कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, साथ में है वही। अच्छा, आदित्य प्रकाश आर्या एडमिट तो हुआ? हो गया सर, हो गया। डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो अपने आप ज्वाइन हो वही जाएगा। जो है 10 मिनट से नहीं हुआ, वही इसके लिए जो है आपसे। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है सर। देखिए मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने ऑटो एडमिट का बटन दबा रखा है, जो भी उस लिंक को क्लिक करेगा अपने आप हो जाएगा ज्वाइन। ठीक है सर, नहीं हुआ करे तो आप वापस से एक बार कोशिश दोबारा कर लिया करें। थैंक यू सर। ओके, सो अभी देखें यहाँ पर जो ये अर्थक्वेक स्टेशन है, रिकॉर्डिंग स्टेशन, वो स्टेशन वो होता है जहां से भूकंप का मापन किया जाता है, जहां से सारी चीजों को मेजर करते हैं। तो ये जो एपीसेंटर था, ये एपीसेंटर आपको मालूम है, मैंने अभी बताया कि वो धरती की सतह पर पाया जाने वाला बिंदु है जहां पर सबसे पहले भूकंप की तीव्रता महसूस की जाती है, क्योंकि सबसे पहले तरंग मिनिमम डिस्टेंस है तो सबसे पहले तरंग वहीं पर जाकर ट्रेवल करती है। तो उस एपीसेंटर पॉइंट से और स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड एपीसेंट्रल डिस्टेंस। ये एपीसेंट्रल डिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जब आप अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हो, जब आप रिक्टर स्केल को उसको मेजर करने वाले होते हो, तो एपीसेंट्रल डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि वहां से डिस्टेंस आपको, देखो सिंपल बात है कि वेव की वेलोसिटी आपको पता होती है, वेव की वेलोसिटी आपको पता होती है, और आप उसके चलते आपको ये मालूम होता है कि वेव की वेलोसिटी आपको मालूम चल गई, ये बात क्लियर है। अब आप ये निकाल लोगे कि कितने सेकंड में कितना टाइम लगा आपको उस पॉइंट से, एपीसेंटर से आपके स्टेशन तक आने में, उस तरंग को कितना समय लगा आपके एपीसेंटर पॉइंट से आपके स्टेशन तक आने में, तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि आपकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से चल रही थी। डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता था ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, उस वाले फॉर्मूले से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो एपीसेंट्रल डिस्टेंस, एपीसेंटर से उत्केंद्र से स्टेशन तक की जो बीच की दूरी होती है, सतह से सतह की दूरी, मैं आपको यहां पर फिर से दिखा दूं, जस्ट लुक एट दिस, ये सतह से सतह की दूरी जो होती है, दिस इज कॉल्ड एपीसेंट्रल डिस्टेंस। ये हो गया, अभी एपीसेंट्रल डिस्टेंस हो गया। अब आता है हाइपोसेंट्रल। सर वन क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड सर, जो फोकस से यस अर्थ के क्रस्ट पर वे परपेंडिकुलर डालते हैं, हाँ सर, तो 360 डिग्री में भी चारों तरफ तो परपेंडिकुलर पड़ सकता है। डेफिनेटली। तो सर जो स्टेशन हमने बनाया है उससे फिर किसी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए सर, इस डायग्राम को प्लीज प्रॉपर समझें। ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, ये आपका धरती के नीचे पॉइंट होगा, ठीक है, ओके। ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है। अब आप कह रहे हो 360 डिग्री पर आपकी वेव ट्रेवल करेगी, डेफिनेटली मैं मानता हूं, एक कोई वेव इधर जाएगी, एक कोई वेव इधर जाएगी, एक कोई वेव ऐसे जाएगी, एक कोई वेव ऐसे जाएगी। तो जो उसका पोटेंशियल, वेव के जाने की जो ताकत है या उसकी जो पोटेंशियल है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, 360 डिग्री डायरेक्शन में जा सकता है, ये बात मैं एग्री करता हूं। लेकिन आप ये देखिए, वो सरफेस पर आने के लिए वो मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा, मतलब कम से कम दूरी क्या है, कम से कम दूरी ही वो ट्रेवल करेगा जिससे कि वो सीधे सरफेस पर पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा उसकी एनर्जी लॉस ना हो और वो एनर्जी अर्थक्वेक में बदल जाए। तो इसलिए ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट पर, यहां पर इस चीज को समझें, सपोज एक आपके पास ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी,
ठीक है सर, देखते जाइए। जिसने क्वेश्चन किया था प्लीज सुनते रहिए। ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दोनों ही डिस्टेंस, दोनों ही पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अदरवाइज जाने को तो ए से बी हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी एंगल पर भी जा सकते हो, लेकिन जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो होती है परपेंडिकुलर, वो ही सबसे कम से कम होता है। तो अपनी एनर्जी को लॉस किए बगैर जो अर्थक्वेक जो वेव है वो सीधे परपेंडिकुलर पाथ पर चलती है और डायरेक्टली जाकर के सरफेस पे आ जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस भी होगा। क्लियर है बात? यस सर। ओके। और ये जो ऊपर सबसे पॉइंट आपको अर्थ सरफेस में मिलेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एपिसेंटर। ये पॉइंट ही मैंने आपको अभी बताया, ये पॉइंट ही एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है सर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो प्लीज आप बीच में ही पूछा करें, बिकॉज ये ऐसे अच्छा लगता है क्लास। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट हैपेंड? हाँ टेल मी। क्लियर जो एपिसेंट्रल डिस्टेंस है हाँ हाँ सर, उसका जो अर्थ का कर्वेचर वो लिया जाता है सर, जो स्टेशन का डिस्टेंस होता है। डेफिनेटली डियर, थोड़ा सा आप टाइम को लिए वेट कर लो, ठीक है। मैं वही बातें अभी बताने वाला हूँ, जब एपिसेंट्रल डिस्टेंस आपको बता रहा था मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। ठीक है जी सर। हाँ देखिए सर, यहाँ पर आपका एक स्टेशन है, मैंने आपको अभी बनाया था स्टेशन। ये आपका मेजरिंग स्टेशन है, जिसको हिंदी में बोलते हो भूकंप परिमाण मापी केंद्र। जहाँ पर ये जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है IIT ISM, तो वहाँ पर इसकी साइस्मिक लैबोरेटरी भी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक वर्किंग स्टेशन है। देखें मैंने आपको बोला एपिसेंटर से आपका स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो आपका फोकस है, फोकस से ये वाली डिस्टेंस अगर देखो, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस, ठीक है। हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है स्टेशन से और उस पॉइंट की दूरी जहां पर एनर्जी रिलीज हुई थी। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे किया कि सर इफ यू कैलकुलेट द एपिसेंट्रल डिस्टेंस विल यू कंसिडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। क्या आप एपिसेंट्रल डिस्टेंस को कवर करते टाइम जो ये धरती की वक्रता होती है, धरती गोल है, उस बात को कंसिडर करोगे? डेफिनेटली। अब बच्चा वो क्वेश्चन यहां पे देखो, मैं बता रहा हूं। देखिए आपकी अर्थ सरफेस ऐसे है, क्लियर। इस तरीके से आपको मालूम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गिवन रहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड ये आपके क्या हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, और इस तरीके का लैटिट्यूड्स गिवन होते हैं। आपकी जो लॉन्गिट्यूड है वो रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड सर्किल नहीं होते। लेकिन ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड आपका कंप्लीट सर्किल बंद होता है, ये गोला पूरा होता है। और ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स थे ये क्या होते हैं, ये लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होती हैं, और लैटिट्यूड सर्कल होता है। ये बात क्लियर है? ओके। अभी देखें, जब आप एपिसेंट्रल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो तो वहां पर कैलकुलेशन किलोमीटर्स में नहीं किया जाता, वहां पर आपको ये देखना होता है। जैसे ये देखिए आपका ये लैटिट्यूड है, आपको पता है अर्थ इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा का आपको पता है लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री होता है। मतलब ये सेंटर से पास ऑन होती है, इसका लैटिट्यूड 0 डिग्री। इसके ऊपर वाली लाइन को देखोगे तो मे बी पॉसिबल 10 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर 20 डिग्री। ये सारी बातें हैं, आइडिया लगना चाहिए कि एपिसेंट्रल डिस्टेंस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक। चलिए अब अगला आ जाता है आपका हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस। मैंने बताया हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक टू द स्टेशन। इज इट क्लियर? चलिए अगला जो है अब पॉइंट आता है आपका आफ्टर शॉक्स एंड फोर शॉक्स। जब भूकंप आने वाला होता है, कोई एक सडन बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने वाली होती है, तो उससे पहले भी थोड़े बहुत स्मॉल वाइब्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे कंपन होते हैं। वो कंपन जब सतह पर आते हैं तो वो भी वैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये एक अंदेशा होता है, इससे आपको आगे चीजें मालूम होने वाली होती हैं कि कभी ना कभी आगे कुछ ना कुछ एक बड़ी कोई घटना घटने वाली है। तो मेन इवेंट से पहले जो मुख्य इवेंट था भूकंप का, उससे पहले जो आपको सामान्य कम तीव्रता के झटके जो महसूस होते हैं उसको आप बोलते हो फोर शॉक्स, ठीक है।
उस जैसे यहाँ पर आप देखो, ये मैं आपको बनाऊं, अगर आपका क्या साइस्मोग्राम बनाऊं तो आपको ऐसे ऐसे करके दिखेगा और फिर अचानक से ऐसे ऐसे इस तरीके से करते करते यूं चला जाएगा। दिस इज व्हाट, ऐसे ही तो साइस्मोग्राम होता है। तो ये साइस्मोग्राम में शुरुआती लेवल पे मेन इवेंट आपको यहां देखने को मिल रहा है। मतलब जहां पर मेन इवेंट जो सबसे बड़ा वाइब्रेशन हुआ था वो आपको इस पॉइंट पे देखने को मिला। तो उससे पहले वाला जो भी ये पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज फोरशॉक, ये आपका फोरशॉक है। ओके, और मेन इवेंट के बाद के जो बड़ा इवेंट जो हो चुका था उसके बाद जो सामान्य धीरे धीरे झटके आपको महसूस किए गए, तो ये वाला सारा पार्ट इसको बोलते हो आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक मतलब कोई बड़ा इवेंट आ चुका था, भूकंप आ चुका था, उसके बाद भी आपने देखा 2-4 दिनों तक, 4-5 दिनों तक, इवन कई महीनों तक हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, उनको आप बोलते हो आफ्टर शॉक्स। ये हो गया। अगला आता है आपका साइस्मोग्राफ। थोड़ा सा ये डेफिनेशन वाला ही पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है। साइस्मोग्राफ क्या होता है और साइस्मोग्राम क्या होता है। साइस्मोग्राम जो मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, जो साइस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है वो साइस्मोग्राम होता है। साइस्मोग्राम को आप पढ़कर बताते हो कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी और टाइम स्केल पर कितने समय पर किसने इंटेंसिटी का जो है आपको वाइब्रेशन फील हुआ, तो उसको बोलते हैं साइस्मोग्राम। साइस्मोग्राम एक तरीके से एक अभिलेख है जिसको पढ़कर के आप जान जाते हो कि क्या कैसा कैसा अर्थक्वेक का बिहेवियर रहा। लेकिन साइस्मोग्राफ वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप ये सारा कुछ करते हो। साइस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें करते हो, और साइस्मोग्राम आपका वो अभिलेख है जो कि आपका साइस्मोग्राफ बना करके देता है। ठीक है, इसमें कुछ कोई खास इतना नहीं था। ये साइस्मोग्राफ डिवाइस है और साइस्मोग्राम आपका जो रिकॉर्ड है वो उसको बोलते हैं साइस्मोग्राम। अगला आपका आता है आइसोसाइस्मल लाइन। आइसोसाइस्मल लाइन क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? सर इस समय मैं अटेंडेंस ले लूं क्या? यस सर। यस सर, दे लीजिए। Yeah, यस सर, डेफिनेटली। यस सर। क्योंकि हम लोगों ने 5 मिनट बाद शुरू किया था, 10 मिनट बाद सॉरी, तो नियर अबाउट इट इज 11:40। अब यहाँ पर अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अंगद वीडियो ऑफ करो अपना। आप हमारा यस, तो ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ पर कैप्चर कर ली गई है। ठीक है, या एक काम करें, देखें जो भी लोग, ये एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, शिवम शर्मा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वो प्रेजेंट था, तो उसने क्या कर दिया, कमेंट में जाकर के टाइप कर दिया है कि प्रेजेंट सर। ठीक है, इन दिस वे आप अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके चैट में अपनी भी आप प्रेजेंट सर ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो वो आप हम लोग बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, ओके, चलिए अभी देखें क्या है आइसमोसाइस्मल लाइंस। आइसोसाइस्मल लाइंस में क्या, जैसे आपका सर्वे हो चुका होगा, नहीं हुआ अभी, हो गया होगा, डेफिनेटली हो गया होगा। आइसमोसाइस्मल लाइंस में क्या है, आप कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट कर दो। कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट करने का मतलब यह है इधर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, मतलब समान तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हो, आइसमोसाइस्मल लाइंस। जैसे आपने देखा था कंटूर्स, आपके सर्वे में एक पार्ट होता था कंटूर्स, कंटूर रेखाएं होती थी, वो एक समान लेवल का ऊंचाई तल दिखाती थी। मतलब अगर 99 मीटर का कोई कंटूर है तो उसमें उस कंप्लीट लाइन पे जहां जहां वो मूव करती जाएगी वहां पर आपको जो लेवल दिखाई पड़ेगा वो 99 मीटर का ही दिखाई पड़ेगा। सो उसी तरीके से अर्थक्वेक में जहां पर तीव्रता, जिस अर्थक्वेक में समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हो आप, आइसोसाइस्मल लाइंस बोलते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक देखें थोड़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का क्या मतलब है,
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसमें यह है कि आपने देखा दो टर्मिनोलॉजी अपने पास है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड में ये बात है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, आपने देखा दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही थी, उनके चलते एनर्जी रिलीज हो रही थी और वही आगे चल के कारण बन रही थी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अगर हम लोग उस एनर्जी को कैसे भी कैलकुलेट कर लें, वो एनर्जी को कैलकुलेट कर लें और उसको कैलिब्रेट करने के बाद एक स्केल बना दें, तो उसको आप बोलते हो कि दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जैसे आपने देखा एक अपने पास पैरामीटर होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आप सभी ने सुना होगा केमिस्ट्री में, पीएच वैल्यू, और आपके इवन एनवायरनमेंट में भी आपका पीएच वैल्यू होगा। तो पीएच वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब किसी दिए गए द्रव में, किसी दिए गए लिक्विड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, आप उसको निकाल लेते हो। पीएच ऑफ हैज बीन डिफाइंड इज व्हाट, लॉग का लॉग ऐसे लेते हो 1/H+ आयंस, यही तो होता है पीएच, ठीक है, ये पीएच होता था। इसी तरीके से आप क्या अर्थक्वेक में जब काम करते हो तो जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली थी, एनर्जी जो भी रिलीज होने वाली थी उसका मापन कर देते हो और उस एनर्जी रिलीज को ही एक फैक्टर के फॉर्म में बताने लगते हो, एक नंबर के फॉर्म में बताने लगते हो, जैसे बिल्कुल ठीक आप पीएच में करते थे। तो वो नंबर ही बताता है भूकंप का परिमाप क्या है और उसी को बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, अच्छा अपनी माइक बंद करो। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या भूकंप का परिमाण अगर आपसे कोई पूछता है, तो वो भूकंप के समय निकलने वाली ऊर्जा का मापन है, वो चीज आपका भूकंप का परिमाप कहलाती है, भूकंप का परिमाण कहलाती है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज डिफाइंड इन सच अ वे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इनसाइड द सबडक्शन जोन। जो आपका सबडक्शन जोन था उसके अंदर जितनी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा के मापन को आप बोलते हो भूकंप का परिमाण। ये बात होती है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सीधा करके लिख ले। हाँ माइक बंद कर रहा है सर। यस सर माइक ऑफ कर रहा है। माइक पर अच्छा ऑफ। माइक बंद सर वीडियो नहीं क्लियर हो रहा है सर, ये कंडेंस। अच्छा माइक बंद करो अपना। क्या हो गया? क्या हो गया सर? क्या प्रॉब्लम हो गई? आप ठीक है सर? बताओ ना क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा माइक नहीं बंद करे, बार-बार डिस्टर्बेंस हो रही बीच में। जो लोग माइक ऑन किए हुए प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है। जिनको कोई क्वेश्चन आए वो सीधे बताएं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इरेलेवेंट पर्पस के लिए आप माइक को ऑन मत रखें, प्लीज उसको बंद कर दें, दूसरों को डिस्टर्बेंस होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मैंने अभी आपको बताया, क्या मुझे लगता है रिपीट करना चाहिए, आपको समझ में आया है ये बात? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक में ये है कि जब मैंने आपको बताया था सबडक्शन जोन के अंदर जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती थी, तो उसी के समय टकराने के साथ साथ ही ऊर्जा रिलीज होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, वहां से ऊर्जा निकलती थी। तो उसी ऊर्जा के मापन को आप भूकंप का परिमाण कहते हो। मतलब आप ऐसे मेथड अप्लाई करो कि आप उस ऊर्जा को कैलकुलेट कर पाओ, कितनी ऊर्जा निकली है उसका अगर आप मापन कर लेते हो और उसके चलते एक कोई नंबर बता दो, उसकी स्केलिंग कर दो, आप उसी को बोल देते हो ये भूकंप का परिमाण रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हो मोमेंट मैग्नीट्यूड। अभी आगे बताएंगे मोमेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की ये डेफिनेशन है। सर यस 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 बोले, प्लीज बोले। हेलो, कहाँ चले गए? कुछ नहीं है सर, एक दूसरा लड़का आ गया था। अच्छा, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। आप इसको एम से डिनोट करते हो। जैसे मैंने अभी आपको पीएच वैल्यू का एग्जांपल दिया था कि पीएच में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता था। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आप एक नंबर के फॉर्म में निकालते थे, जैसे 1 to 14 के बीच में आपने पीएच को डिफाइन कर रखा था कि जिसमें 7 अगर पीएच की वैल्यू आ जाती है तो मतलब वो वाटर है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। उसी तरीके से आप मैग्नीट्यूड के जो एनर्जी, अर्थक्वेक में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आपने स्केल करके बनाया और उसको आपने जो भी उसमें एनर्जी रिलीज हुई उसको स्केलिंग करी और एक नंबर निकाला, उसको आपने नाम दे दिया कि दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगला टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक में देखें, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यहां पर दो चीजें समझने वाली है।
ये आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब यहां पर जो भी एनर्जी रिलीज हुई आप उसकी मात्रा निकाले, आपने उस एनर्जी की मात्रा निकाली, एक कैलकुलेशन परफॉर्म किया, सो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, आप केवल विजुअल इंस्पेक्शन करो, जहां पर भी कभी भूकंप आया हो वहां पर जाओ, वहां पर देखो कितना नुकसान हुआ है, जैसे छत है घर की गिर गई है या बिल्डिंग टूट गई है, जिस लेवल का आपको डैमेज दिखाई पड़े, अधिक से अधिक नुकसान हुआ है तो मतलब उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा थी, कम से कम नुकसान हुआ है तो मतलब वो लाइट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आपका था। लेकिन इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इस बात का द्योतक है कि वहां पर नुकसान कितना हुआ है, ज्यादा डैमेज हुआ होगा, ज्यादा कैजुअलिटी हुई तो इसका मतलब वहां पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा थी, कम डैमेज हुआ, राज माइक बंद करो, क्या कर रहे हो? कम डैमेज हुआ तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी कम थी। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर बताऊं, दोनों ही चीजों को रिलेट कैसे करते हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड है, सपोज ये आपका अर्थक्वेक है, ओ सॉरी इंटेंसिटी है, सॉरी इंटेंसिटी है। अभी देखें आप इन दोनों ही बातों को, प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से समझे, ये आपका एग्जांपल काफी आगे लंबे समय तक चलेगा और आप इसको आगे रिलेट भी कर पाओगे। सपोज ये कोई एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, दिस इज अ बल्ब, ये आपका अगर 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है, ये 60 वॉट का बल्ब है, तो ये अगर यहां पर लगा है आपके रूम में तब भी ये 60 वॉट का ही है, और अगर ये सिंपल बल्ब लगा है बाहर किसी जगह पर तब भी ये 60 वॉट का ही है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है 60 वॉट, लेकिन आप देखोगे अगर आपके रूम में लगा हुआ है, आप इस बल्ब के पास रहोगे तो वहां पर आपको इस बल्ब की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो काफी ज्यादा तेज दिखाई देगी, तो मतलब इसकी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे आपके कमरे के पास, आपके रूम के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन वही सेम बल्ब, 60 वॉट का ही बल्ब, अगर आप 1 किलोमीटर दूर या अपने कमरे से बाहर जाके देखोगे तो वहां पर उस बल्ब की लाइट कम हो गई होगी, लेकिन नो डाउट वो है अभी भी 60 वॉट का ही, याद रहे वो अभी भी 60 वॉट का ही है, लेकिन अब उसकी लाइट में कमी आ गई है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, उसकी तीव्रता कम हो गई है। इन द सेम वे जो भूकंप आता है उसकी एनर्जी जितनी रिलीज हुई थी वो तो नीचे सबडक्शन जोन में हुई थी, जहां प्लेटें टकराई थी वहां पर एनर्जी रिलीज हुई थी। लेकिन अगर आप अपने एपिसेंटर पॉइंट से काफी दूर चले जाते हो तो वहां पर आपको उतना डैमेज देखने को नहीं मिलता, वहां पर क्षति कम होती है, नुकसान कम होता है, तो वहां पर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम हो गई है। लेकिन अभी भी मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही है, जैसे इस बल्ब का होता था कि 60 वॉट का बल्ब हमेशा 60 वॉट का ही रहेगा, अगर आप उससे दूर चले जाओगे तो वहां पर उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर है क्या? अब शायद दोनों में आप अंतर निकाल पा रहे होगे। यस सर। ओके, दैट इज गुड। यहां पर अगला जो है पीजीए वैल्यू। पीजीए वैल्यू देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है अगर आप आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आगे एमटेक करना चाहते हो अर्थक्वेक साइंस से, तो फिर पीजीए वैल्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर ये देखा जाता है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होगा, उसी के चलते वाइब्रेशन होगा। जब आप देखते हो वाइब्रेटिंग बॉडी में बहुत ही ज्यादा तेज से एक्सेलरेट बॉडी होती है और उसके चलते वाइब्रेशन होते हैं, तो ये पीजीए वैल्यू सिर्फ जो है वो ये बताती है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। पीजीए वैल्यू मतलब पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, मतलब आपकी धरती की सतह का सबसे तेज, जिसको बोल सकते हो सबसे चरम सीमा पर जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसी को बोलते हो पीजीए वैल्यू। यही वैल्यू आप फाइंड करने के उसमें लगे रहते हो, आप इसको देखते हो A/G। अभी हम लोग जब डिजाइन पार्ट करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में तो A/G एक वैल्यू निकल के आएगा। G इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू ये क्या है? गुरुत्व त्वरण है आपका G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो आपका A है, दिस विल बी योर पीजीए वैल्यू। आप ये ही पता लगाने की कोशिश करते हो कि जब कोई भूकंप आता है तो वो कितना त्वरण किसी बिल्डिंग को, किसी संरचना को देता है, कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड पीजीए वैल्यूज। पीजीए वैल्यू में सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, वो आप कंसिडर करते हो। सो दिस इज पीजीए वैल्यूज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यस, दिस इज 11:51 and next one is seismic waves and seismic। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। जिसने भी माइक अपना खोल रखा है उसको बंद कर दे प्लीज। यहां पर क्या, साइस्मिक मोमेंट।
हाँ सॉरी, साइस्मिक वेव्स, ये आपकी साइस्मिक वेव्स हैं। मतलब मैंने अभी एनर्जी की बात करी और वही एनर्जी आगे चल के तरंग का रूप लेती है। तो तरंग आपकी कितने तरीके की हो सकती है? एक होता है आपका बॉडी वेव्स एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सरफेस वेव्स। ये आपका बॉडी वेव है, ये आपका सरफेस वेव है। बॉडी वेव आपकी दो टाइप की है और सरफेस वेव आपकी दो टाइप की है। मैं टाइप पढ़ाने या नहीं आया, मैं जो बताने आया हूं वो समझो। बॉडी वेव देखिए क्या है, बॉडी वेव और सरफेस वेव में अंतर क्या है मैंने आपको बताया। ये सारा क्रस्ट है, ये सारा मेंटल है, और यहां पर क्या है, ये पॉइंट जो होगा जहां से आपका अर्थ को क्रिएट हुआ होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। मैंने आपको टेक्नोलॉजी बता रखी है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर में क्या है, इस जगह से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। ये पूरा का पूरा क्या, ये क्रस्ट होगा, ये मेंटल होगा, दिस इज क्रस्ट और दिस इज मेंटल। आपकी जो वेव है, वेव प्रोपोगेशन ऐसे हुआ होगा, मतलब वेव आपकी ऐसे चली होगी, इस तरीके गई होगी सीधे परपेंडिकुलर, या जो भी हमने, आप एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर 360 डिग्री में रोटेट करेगा, 360 डिग्री में जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है, लेकिन हमें उस बात से मतलब नहीं। हमको सरफेस पे परपेंडिकुलर वेव चाहिए जिसका डिस्टेंस सबसे मिनिमम हो, एंड दैट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। वो पॉइंट ही अर्थ सरफेस पे एपिसेंटर कहलाएगा। ठीक, अब ये बात आई, ये सारी आप देख रहे हो, क्रस्ट एक अपनी बॉडी है, ये मेंटल अपनी एक बॉडी है, और बॉडी नहीं, ये सॉलिड्स हैं सारे, ये सॉलिड बॉडी है। तो इसीलिए आप इन वेव्स को क्या बोलते हो, बॉडी वेव। और फिर सरफेस पे पहुंचने के बाद, सरफेस पे पहुंचने के बाद ये वेव्स इधर फ्री हैं, इधर फ्री हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड सरफेस वेव। सरफेस वेव आपको सरफेस पे दिखाई पड़ेगी, और जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव वो वेव है जो कि ट्रेवल करते वक्त आपको यहां पर बॉडी के अंदर दिखाई देती है, ये बॉडी वेव हो जाती है। और जो सरफेस पे आपको दिखाई देती है, दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। अब देखें, अब देखें, एक इसी में क्या है, एक कोई ऐसी वेव भी होगी डेफिनेटली। आप ध्यान दें, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आपके हमेशा जब भी, ये आपका यहां पर है स्टेशन, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जब भी नीचे आपका अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले वो ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वो स्टेशन पे जाएगी। नो, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि वो ट्रेवल 360 डायरेक्शन पे कर सकेगी, तो ये वेव एक कोई ऐसी भी वेव होगी जो हाइपोसेंटर से सीधे स्टेशन की तरफ जाएगी, ये भी पॉसिबल है। एक कोई ऐसी वेव होगी जो हाइपोसेंटर से सीधे स्टेशन की तरफ जाएगी, लेकिन मैंने एपिसेंटर उसको नाम दिया था जो उसके परपेंडिकुलर ऊपर था, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर अक्ष में था, उसके सीध में वो एपिसेंटर था। लेकिन ये ट्रेवल जो वेव करेगी बॉडी से होते हुए सीधे स्टेशन पर निकलेगी जाकर के, तो इस तरह की वेव पॉसिबल है। आप देख रहे हो क्रस्ट और मेंटल से निकल रही है, मतलब ये बॉडी वेव का टाइप होगा, ये भी बात है। अब यही बॉडी वेव जो आपकी कैटेगराइज की गई है, इसको देखें, बॉडी वेव जो कैटेगराइज की गई है, मैंने बोला हाइपोसेंटर से सबसे पहले स्टेशन पे पहुंचने वाली जो वेव थी उसको मैंने नाम दे दिया पी वेव, ठीक है। जो बाद में पहुंची उसको नाम दे दिया एस वेव। तो ये पी वेव और मैंने एस वेव, जो सबसे पहले पहुंची उसको पी वेव क्यों नाम दिया, और जो बाद में पहुंची उसको एस वेव नाम क्यों दिया, वो यूं कि जो सबसे पहले पहुंची मैंने उसको ट्रीट किया प्राइमरी वेव, ये पी इसी प्राइमरी से आया है, और ये जो एस वेव है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव। एंड नेक्स्ट फर्दर आप जो देख रहे हो सरफेस वेव्स में क्या है, दो टाइप की सरफेस वेव आपकी सरफेस पे आ चुकी थी। आप देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, जिसमें मैं आपको बेहतर तरीके से सरफेस वेव्स के बारे में बता सकूं। जैसे आपकी वेव, ये आपका ग्राउंड लेवल है, सपोज ये दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल, आपकी वेव सरफेस पे आ चुकी है, तो वो इधर मूव कर रही है, लेकिन मूव तो इधर कर रही है, अब वो जो नुकसान पहुंचा रही है वो अपने परपेंडिकुलर पहुंचा रही है। मूव इधर कर रही है, नुकसान वो परपेंडिकुलर पहुंचा रही है। आप सभी लोग एलपीएल में पढ़ते हो, आपको मैं रियलिस्टिक प्रॉब्लम से जोड़ दूं, तो आप सपोज एलपीएल के गेट पे कानपुर रोड की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो, आप बढ़ कानपुर रोड की तरफ रहे हो, लेकिन आपके बढ़ने से सपोज आप कोई वेव हो, सरफेस वेव हो, तो आप बढ़ कानपुर रोड पे रहे हो अपने एलपीएल गेट के सामने, लेकिन आप नुकसान जो पहुंचा रहे हो वो अपने दाहिने तरफ और बाएं तरफ नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये जो वेव होती है ये सरफेस वेव का ही टाइप है, और इसको आप नाम देते हो लव वेव। मतलब लव वेव मूव करेगी, मूवमेंट जो होगा वो मोशन जो करेगी वो सीधे डायरेक्शन में करेगी, और उसका जो डिजास्टर इफेक्ट होगा, जो वो प्रभावित करेगी जिस क्षेत्र को, वो उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब अपने बाएं तरफ और अपने दाहिने तरफ उससे नुकसान होगा। ये लव वेव हो जाएगी। और दूसरी एक लास्ट वेव बचती है जो कि रेले बोलते हैं उसको, रेले वेव।
तो रिले वेव क्या करती है, जिस तरीके से जिधर मूव करेगी, मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, वो सारी चीजों को इलिप्टिकल तरीके से घुमाती हुई जाएगी, मतलब हर एक चीज का रोटेशन करा देगी। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव हो जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन आपका देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ये वेव आपकी इस तरफ मूव करेगी, और ये मूव करने के साथ साथ अपने चारों तरफ के जो पार्टिकल हैं, जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उनको ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करा देगी, जिससे वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये चारों की चारों वेव हो गई। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये सरफेस वेव जो है, ये लव वेव, और यहां पर ये रिले वेव। ठीक है, ये आज के लिए अभी इतना ही। पी वेव, एस वेव, ये दोनों बॉडी टाइप वेव्स हो गई, और ये लव वेव और रिले वेव ये आपकी सरफेस टाइप वेव हो गई। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे क्विट करते हैं। आगे हम लोग डेप्थ में इन्हीं वेव्स के बारे में चैप्टर 2 में कवर करेंगे। अभी के लिए इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है, जी सर। ओके, सो एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, बिकॉज 12 बजे तक का टाइम है, 3 मिनट अभी बचे हैं। एनीबडी दैट वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई करना चाहे? सर जो स्टेशन होता है कैसे सेटअप करते हैं? क्या बोल रहे हैं सर जो स्टेशन होता है हमें तो पता नहीं है तो कहाँ सेट होगा, तो स्टेशन कैसे सेटअप करते हैं कि वहां पर होगा, यहाँ पर होगा, या फिर स्टेशन कैसे सेटअप करते हैं? हाँ स्टेशन मतलब पता तो होता नहीं कहाँ पर कोई आएगा। नहीं सर, एक बात यह ध्यान दें कि अगर पता भी हो जाए, ठीक है, मान लो आपको स्टेशन पता हो गया, तो उसी जगह पर अपना अर्थक्वेक स्टेशन बना दोगे जहां पे भूकंप आने वाला था क्या? हाँ, नहीं वहां तो नहीं बने। क्या कह रहे हैं? सर यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर? यस सर। ओके, डेफिनेटली आई विल अपलोड दिस वीडियो। ये क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा उसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, अब अनुभव जी आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्लीज कम बैक, वापस आए। जी सर, वही पूछ रहे थे कि अर्थक्वेक पता तो होता नहीं कहाँ पर आएगा, तो उसके आसपास स्टेशन कैसे बन जाते हैं, मतलब कि इसी के आसपास आएगा या फिर अर्थक्वेक के आसपास कोई जैसे कोई एरिया है कि कंफर्म होता है कि यहाँ पर आता ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई एरिया कंफर्म कुछ नहीं है। आप स्टेशन किसी भी जगह पे बना सकते हो। ठीक है, आप स्टेशन अपनी, जैसे कोई भी किसी भी अपने कंट्री में आप स्टेशन किसी भी जगह बना सकते हो। बस यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, इसी शीट में देखिए, आपको रिकॉर्ड करना है। आप रिकॉर्डिंग स्टेशन किसी भी जगह बना सकते हो। जैसे आपको बारिश को रिकॉर्ड करना है, बारिश को रिकॉर्ड करते समय जो आप बारिश मापी, वर्षा मापी यंत्र लगाते हो, किसी भी स्टेशन पे लगा देते हो, किसी भी जगह पर आप स्टेशन बना सकते हो। ध्यान देने की बात यह है, प्लीज जिन्होंने अपना माइक ऑन रखा है उसको बंद करें प्लीज। यहां देखें, सपोज, प्लीज देखें सर, एक कोई वेव जनरेट हुई, प्लीज माइक ऑफ कर लें। एक कोई वेव जनरेट हुई, ठीक है, वेव जनरेट क्या हुई, इस जगह पे सपोज आपका अर्थक्वेक आया। अब आपको ये नहीं पता है, यहां पर आपका अर्थक्वेक आया, आपके पास एक यहां स्टेशन था, इस जगह पे स्टेशन था एक, और इस जगह पे स्टेशन था, और इस जगह पे स्टेशन था। इस वाले स्टेशन को कहीं पता चला कि एक इतने, उसको एपी सेंट्रल डिस्टेंस मिलता है, मतलब 100 डिग्री या सपोज 10 डिग्री, मतलब क्या, नियर अबाउट 1100 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई एक भूकंप आया है। ठीक है, उसको एक स्टेशन को ऐसे पता चलता है। ठीक है, सर जी अटेंडेंस ले लिया है बाबू। अटेंडेंस आप जो है, चैट वाला जो कॉर्नर दिख रहा है इसमें गूगल मीट पे, चैट वाला, उस चैट वाले कॉर्नर में आप अपने प्रेजेंट सर लिख दो, आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, प्लीज बेटा अनुभव देखो इधर, यहां पर जैसे ये आपका है सरफेस, इस जगह पर 3 आपके पास स्टेशन थे, तो 3 स्टेशन ये थे, एक ए, एक बी और एक सी। जब कोई वेव आती है, अर्थक्वेक स्टेशन पर रिकॉर्ड हुई मालूम देती है, तो उसको एपिसेंट्रल डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, वेव की वेलोसिटी नियर अबाउट फिक्स हो जाती है, पी वेव की वेलोसिटी इतनी होगी, एस वेव की वेलोसिटी इतनी होगी। इनके वेलोसिटी का, इन ये सारी वेव्स का स्टडी करके हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब ये पता चलता है कि कितने समय बाद ये वेलोसिटी, कितने समय बाद हमको ये फील हुआ है, उससे आपको डिस्टेंस मिल जाता है, जो कि डिग्री में मिलता है। आप उस डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हो किलोमीटर्स में, तो एक स्टेशन से आपको ये पता चल जाता है कि 1100 किलोमीटर में, जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से 1100 किलोमीटर में, मतलब 1100 किलोमीटर का कोई एक रेडियस होगा, ये गोलधारा जो मैंने बनाया, उस 1100 किलोमीटर में कहीं ना कहीं कोई भूकंप आया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई सर? प्लीज अनुभव रिस्पॉन्ड करो। जी सर। अब देखिए, अब वही सेम अर्थक्वेक मान लो यहां पर आया था, कहीं अर्थक्वेक यहां पर आया था,
तो वही सेम अर्थक्वेक की जो वेव है, बच्चे ने बोला था कि चारों तरफ 360 डिग्री मूवमेंट होगा, तो वही वेव इस सी वाले स्टेशन पे रिकॉर्ड होगी। तो उसको पता चलेगा कि ये मतलब 1500 किलोमीटर का कोई एक रेडियस है, 1500 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं मतलब उसकी गोलाई में कहीं ना कहीं एक भूकंप आया हुआ है। और एक कोई तीसरा स्टेशन मिलेगा, वहीं पर पास में ही तीसरा स्टेशन कोई होगा, तो वो तीसरा स्टेशन मिला, उससे रिकॉर्डिंग हुई, तो पता लगा कि इस स्टेशन से 600 किलोमीटर तक की दूरी जो थी वो उसके बीच में आपका कहीं ना कहीं भूकंप आया है। तो ये तीनों ही पॉइंट जहां पर जाकर कट करेंगे, ए वाला, बी वाला और सी वाला, ये जहां पर लाई करेगा तो वही आपका हो जाता है एपी सेंटर। मतलब ये होगा कि इस तीनों बिंदु को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तीनों सर्कल, उसी पॉइंट पे भूकंप आया होगा। तो ये आपने जो क्वेश्चन किया था, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपने जो किया उससे बिल्कुल संबंधित नहीं था, लेकिन अब आपको जो मैं बात बताऊंगा आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यहां पर इस तरीके से एक जियोग्राफिकल एरिया को देख करके जहां पर कई सारे भूकंप आते रहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम लोग ये स्टडी कर क्यों रहे हैं, जहां पर खूब सारे एक प्रोन एरिया हो जाता है, जैसे हिमालय रीजन में, हिमालय पर पहाड़ है, वहां पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं, तो वहां पर क्या है, आप स्टेशन इस तरीके से बना देते हो। तो इस तरीके से क्षेत्र को देखते हुए आप नंबर ऑफ स्टेशन एस्टैब्लिश करते हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर कंट्रोल करती है, वो बताती है, वो फिक्स करती है कि किस जगह पर कहां पर स्टेशन बनने चाहिए। लेकिन इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि अर्थक्वेक यहां पर आए हम लोग वहीं पर बना दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है कि आपको इस जगह पर जरूरी लगता है तो वहां पर बनाया जाता है, लेकिन एपिसेंटर आप उससे ऐसे पता करते हो। क्लियर है बात? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सर ये तो नेचुरल है, कहीं भी आ सकता है। डेफिनेटली कहीं भी आ सकता है। देखिए सर, मैं आप इसी क्लास में मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपके पास टाइम हो, शैल आई टेल यू वन थिंग, मुझे एक बात बतानी है बस। यस सर। देखिए यस सर। सर, ये बात है कि आपने बचपन में देखा होगा, जब हम लोग सब लोग छोटे थे तो क्या होता था, कोई भी जगह जैसे तालाब है या कोई भी ऐसी जगह है झाड़ झंखाड़ है, कांटे हैं, उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कोई जानवर बना हुआ है या कोई पागल कुत्ता है, तो घर के लोग आपसे क्या बोलते थे, घर के लोग आपसे ये बोलते थे कि उधर मत जाना, ठीक है, उधर मत जाना, सिंपल सी बात है। अब आपका जो अर्थक्वेक है वो देखिए, ये नेचुरल है, आपको मैंने प्रोबेबल कॉज बताए, जहां पर दो प्लेटें टकराएंगी वहां पर अर्थक्वेक आ सकता है, वो इंटरप्लेट अर्थक्वेक हो गया। जहां पर दोनों प्लेटें टकराएंगी इंटरप्लेट हो गया। प्लेट के बीच में भी कहीं पर भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है, वो आपका इंट्राप्लेट अर्थक्वेक हो गया। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, कहीं पर भी आ सकता है। तो हम लोग की क्या स्टडी है, हम लोग की ये स्टडी है, हम उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई करें जहां पर आपके पास्ट में अर्थक्वेक आया था, जहां पर आपके पास्ट में बीते हुए समय में जहां जहां पर अर्थक्वेक आया है, तो उन सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करें। अब आपके पास इतना बड़ा कंप्लीट इंडिया है, आप धीरे धीरे आप बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक अर्थक्वेक साइंस में यही सारा काम कर रहे हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं कि किस जगह पर भूकंप आए हुए हैं और वहां की सॉइल कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, तो उसका पता लगा सके कि अगर यहां पर मान लो इस अमाउंट का भूकंप आ जाता है तो क्या आपकी मिट्टी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उस हिसाब से आपको कंप्लीट इंडिया को साइस्मिक जोन्स में बांटा गया है। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, आपने खुद भी मालूम होगा, आप लोग जो पढ़ रहे हो आपको खुद भी मालूम होगा, साइस्मिक जोन 2 में आपका दिल्ली आता है, 3 में ये आता है, 5 में वो आता है, ऐसे करके जोन्स बटे हुए ना इंडिया में। तो वो जोन्स यही कैटेगराइज किए गए हैं कि आप लोग स्टडी करके आप लोग ये देखे हो कि पर्टिकुलर एरिया में इतने जोन का इतने रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट इंडिया को स्केलिंग करी है। तो ये कोई वो तरीका नहीं है कि आप इसको कंप्लीट रोक सको, ये वो भी तरीका नहीं है कि हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके कि अच्छा आज फलानी तारीख को इतना बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जब कुछ हो जाएगा तो हम लोगों ने एरिया बांट दिया है, वो बिल्कुल वैसे ही बांटा है जैसे छोटे बच्चे जब थे तो उनसे पहले कह दिया जाता था कि उस वाले एरिया में मत जाना, वहां तालाब है। तो बस वैसे ही है कि फलाने एरिया में इतना काम मत करना, इतनी चीजें मत करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग मत बनाना, क्योंकि ये प्रोन्ड एरिया है, यहां पर भूकंप आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अपनी स्टडी का मोटो ये है। क्लियर है बात? जी सर। हम लोग इन सभी चीजों को Yes, हम लोग कभी रोक नहीं सकते। हम लोग बस क्या कर सकते हैं, उसको मैपिंग कर सकते हैं, जोनिंग कर सकते हैं, जिससे ये पता रहेगा कि इतना भूकंप का यहाँ पर आना प्रोबेबल कॉज हो सकता है, आ सकता है। तो हम लोग को थोड़ा सेफ रहना चाहिए। और जब बिल्डिंग डिजाइन करें, बस उसमें क्या है, बिल्डिंग डिजाइन 8 रिक्टर मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन कर दें, 9 रिक्टर मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन कर दें, बस बात खत्म है। ओके जी सर, थैंक यू। ये बात क्लियर? हाँ सर। जस्ट अ मोमेंट हियर, 1 सेकंड रुके रहेंगे।
ठीक है, सब लोग की अटेंडेंस हो गई है।